Hi friends, welcome back to Study Classes. So my dear friends, I welcome you all to today's session जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 पीवाई क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली कंडक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान टीचिंग एसोसिएट, तो सभी के लिए रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है, पर आपका जो प्यार है वो उसी तरीके से बने रहना चाहिए। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। आपका जो सपोर्ट है अगर वो बना रहेगा तो हमारी तरफ से भी पूरी मेहनत आप लोगों के लिए चलती रहेगी और ऐसे सेशंस आते रहेंगे। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो और आइए अब फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इन कोर्सेज की डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे। तो कोई क्वेरी है आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। ऑप्शंस आर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम रेयर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, जैसे एक रोड पे एक्सीडेंट होने का चांस, एक कॉपी में एक बुक में प्रिंटिंग एरर होने का चांस, तो ये सारी चीजें जो हैं पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के एम्बिट के अंदर आ जाती हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। सो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स। Which of the following statements relating to correlation and regression are true? The coefficient of correlation is independent of change of origin and scale. Coefficient of correlation between two variables is the arithmetic average of the two regression coefficients. Probable error of the coefficient of correlation is 0.6745 times its standard error. Coefficient of correlation multiplied by the ratio between the standard deviation of the two variables denotes the slope of the regression line. तो आइए एक एक स्टेटमेंट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन, शायद अभी तक आपने आंसर ऑलरेडी अपना दे ही दिया होगा। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें, तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है इस पे ओरिजिन और स्केल के चेंज से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो आपका यहाँ पे ट्रू है। सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, ये कह रहे हैं कि इट इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे अरिथमेटिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ज्योमेट्रिक एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का कोरिलेशन। तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे गलत है। प्रोबेबल एरर जो आपका है, इट इज 0.6745 टाइम्स द स्टैंडर्ड एरर, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल्स, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो दिस इज बेसिकली byx। और byx बेसिकली क्या है, अगर आप एक रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन नोट करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो दिस b इज द स्लोप और इस b का फॉर्मूला ही है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपकी स्लोप है, इट इज डिनोटेड बाय कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा उसमें 1, 3 और 4 आएंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको एक तरफ टेस्ट दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उनके प्रपाउंडर दे रखे हैं। अब मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आपको सारे मैचिंग वाले नहीं पता है, आपको इनमें से दो भी पता है, तब भी आप अपने आंसर के काफी पास पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आपको रिग्रेशन पता है कि रिग्रेशन हैज बीन गिवन बाय सर फ्रांसिस गाल्टन, रिग्रेशन की बात इन्होंने सबसे पहले करी, तो ए आपने 3 से मैच किया, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट कि बी और सी तो आंसर नहीं हो सकते, ए और डी में से ही आपको चूज करना है। इसके बाद आपके पास है टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। तो अगर इनमें से मान लीजिए आपको ये मालूम है कि जो एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट जो है वो फिशर ने दिया है, तो आपका एफ फॉर फिशर, एफ फॉर एफ टेस्ट डी 4 से मैच हो जाएगा। तो यहीं पे आपका डी कट हो जाएगा और ए आंसर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट हैज बीन गिवन बाय कार्ल पियर्सन और टी टेस्ट जो आपका बचा, इट इज रिलेटेड टू प्रोफेसर गॉसेट। सो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए।
What does a correlation coefficient with a value of plus 0.65 indicate? No correlation, perfect positive correlation, moderate positive correlation, perfect negative correlation. तो अगर तो नो कोरिलेशन होता तो आर की वैल्यू क्या होती, जीरो होता. परफेक्ट पॉजिटिव इट मींस प्लस वन इज द कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव मतलब माइनस वन इज द कोरिलेशन. मॉडरेट पॉजिटिव मतलब कि कोरिलेशन पॉजिटिव तो है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है. तो आपका जो 0.65 है आप इसको इस कैटेगरी में डाल सकते हो, प्लस का साइन है तो इट इज पॉजिटिव, और 0.65 है तो ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, वी कैन कॉल इट मॉडरेट कोरिलेशन. सो आपके पास जो आंसर यहां पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. An insurance company observes that, on average, 2 accident claims are filed per day. The probability of more than one claim occurring in a very short interval of the time is negligible. Which probability distribution can be used to model the number of claims per day in this situation? Options are binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution या फिर uniform distribution. So my dear friends, आपके जो एक्सीडेंट क्लेम्स होते हैं वो रेयर अकरेंस है. बहुत ही कम आपके एक्सीडेंट क्लेम्स जो हैं वो यहाँ पे फाइल होते हैं. और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स है इट इज योर पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस केस के अंदर अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है एक्सीडेंट क्लेम्स की मॉडलिंग के लिए, सो द best option would be to go for the Poisson distribution. So correct answer is going to be option number B. If the sum of squares of rank differences is 6 and there are two variables x and y with 8 items each, what would be the coefficient of correlation? So my dear friends, यहाँ पे आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कंप्यूट करके बताना है, और इसका जो फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो इट इज लाइक दिस, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर एन स्क्वायर माइनस वन. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे 6 दे रखा है. तो आपका सिग्मा जो डी है वो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि 6 है. और यहाँ पे आपका जो n है वो आपको बता रखा है 8 है, कि आपके पास 8 आइटम्स है दोनों तरफ दोनों वेरिएबल्स में. तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंसेस, ये आपका 6 ऑलरेडी आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय n इज 8 का स्क्वायर माइनस वन. तो इसे सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी होगी. 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 64 माइनस 163. तो अब इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करने, आइए थोड़ा सा कट करने की कोशिश करते हैं. तो 4 से अगर आप कट करेंगे 4 टू जा 9 जा, और 9 7 जा 63. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 बाय 14, और इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 13 बाय 14. तो 13 बाय 14 को अगर आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करोगे तो ये आपका 0.9 समथिंग जो है यहाँ पे आने वाला है. और सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 0.9 वाला एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है ऑप्शन नंबर डी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी. The average marks in statistics of 10 students of a class was 58. तो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 58 हैं. A new student took admission with 62 marks, whereas two existing students left the college. If the marks of these students were 30 and 29, then the average marks of remaining students would be. तो इनिशियली हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे क्लास में और उनका एवरेज 58 था. तो एवरेज आपने कैसे निकाला होगा, एवरेज यू वुड हैव कंप्यूटेड एज सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी आपको एवरेज यहाँ पे 58 दे रखा है, आपको सम ऑफ मार्क्स नहीं पता बट आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 पता है. तो आप कह सकते हैं कि उनका जो सम ऑफ मार्क्स होगा दैट वुड बी 580. अब 580 उनका सम ऑफ मार्क्स है 10 स्टूडेंट्स का. इसके अंदर एक नया स्टूडेंट आ रहा है जिसके 62 मार्क्स हैं, तो इसमें 62 ऐड कर देते हैं. और दो स्टूडेंट की हमने छुट्टी कर दी कॉलेज से क्योंकि मार्क्स कम लाते थे शायद, इसीलिए उनको निकाल दिया. उनके मार्क्स 30 और 29 थे, तो 30 और 29 को यहाँ पे हमने माइनस करना है. तो आपके पास यहाँ पे अभी कितना आ गया जी सम ऑफ मार्क्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बेसिकली कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 583. 583 अभी आपका सम ऑफ मार्क्स है. और अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने रह चुके हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 थे, एक ऐड हुआ 11, दो चले गए,
तो जनाब यहाँ पे कितने हो गए, 11 माइनस 2 9 हो गए। तो 583 डिवाइडेड बाय 9, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कितना निकल कर आएगा, ये फटाफट से करके देखो। 9 6 54, 43 यहाँ पे बचा, तो 43 जो है 4 36 से जाएगा, तो इट वुड बी समथिंग 64 पॉइंट कुछ होगा। तो 64 पॉइंट कुछ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इकलौता ऑप्शन यही है आपका। सो करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Next, we have the question. Given below are two statements. Statement number one is Bayes' theorem is primarily used to calculate prior probability of an event. Statement number two, in medical diagnostics, Bayes' theorem can be applied to update the probability of having a disease given a positive test result. So जब बेस थ्योरम की हम बात करते हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कैलकुलेट नॉट द प्रायर प्रोबेबिलिटी, बट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर हम लेकर चलें, अगर हमारे पास दो बैग्स हैं, बैग वन और बैग टू। बैग वन के अंदर 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और इसके अंदर 2 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। और इस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटीज पता है रेड बॉल की, ब्लैक बॉल की, बैग वन की, बैग टू की, तो जनाब ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको कैलकुलेट करनी है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे हो सकती है, you have to find the probability, you have to find the probability of the bag one given you have drawn a red ball. तो these kinds of probabilities are called posterior probabilities, जो आप अपने बेस थ्योरम से कैलकुलेट यहाँ पे करते हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सही नहीं है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। बेस थ्योरम आप यूज कर सकते हो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में। आपका जो डिजीज के, अगर आपका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि डिजीज है कि नहीं, आपके पास पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ चुका है, तो कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। कुछ इस तरीके का प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ही इसे यहाँ पे हम बोलेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, statement 1 is false but 2 is true, so correct answer is going to be option number D. Now we have the question, consider the following statements. In a perfectly symmetrical distribution, coefficient of skewness Pearson or Fisher will be 0. तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो अगर आपका कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपका पूरा सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है, परफेक्ट सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका जो स्क्यूनेस होगा वो 0 होगा, क्योंकि कहीं भी ये स्क्यूड नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सीधा है। तो वो पहला वाला स्टेटमेंट जनाब यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। A distribution with a long tail on the left side is considered positively skewed. अभी आप सोच कर बताइए कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि उसका जो लंबा टेल है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, इसका जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है जी, और बोल रहे हैं कि इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये उल्टा बोल रहे हैं, अगर आपका टेल लेफ्ट साइड पे है तो इसे नेगेटिवली स्क्यूड बोला जाता है, ना कि पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर आपका टेल राइट साइड पे होता तो वी वुड हैव कॉल्ड इट, तो हम इसे बोलते पॉजिटिवली स्क्यूड। If a mean is less than median, the distribution is likely negatively skewed. तो ये negatively skewed हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसके अंदर आइए मैं बताता हूँ मीन मीडियन मोड कैसे आप निकालते हैं। तो मोड तो हमेशा आपका हाईएस्ट पॉइंट ही होगा, तो ये आपका मोड होगा। और मीन जो होगा वो मीन आपका यहाँ पे कहीं लाई करेगा, सेंट्रल वैल्यू है। और मीडियन की बात करें, मीडियन आपका मिडल वाला, जो मिडल वाला है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा मीडियन। तो दिस इज योर मीडियन। तो आपका जो मीन है इस केस में, दिस इज योर मीन, मीन इज लेस देन मीडियन, मीन आपका मीडियन से लेस है, तो हाँ बिल्कुल आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसा हम इस केस में ऑलरेडी देख सकते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो सेकंड इज रॉन्ग, 1 and 3 आर राइट, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। CLT कंडीशन सबसे पहले, एप्लीकेबल ओनली इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो जनाब ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होती है CLT के अंदर, तो ये वाला आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आउटकम states that the sampling distribution of the sample mean will not be normal। तो ये वाला जो है आपका ये भी गलत ही होगा, क्योंकि इसका आउटकम यूजुअली ये रहता है कि आपके पास यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो जाएगी जैसे जैसे आप अपना जो सैंपल का साइज है
वो यहाँ पे इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये वाला जो है कह रहे नॉट नॉर्मल, तो ये भी गलत हो जाएगा। CLT sample size generally considered sufficiently large when n is greater than 10 for most practical purposes। तो 10 नहीं होता जी, यहाँ पे आपका 30 जो है वो कंसीडर किया जाता है। अगर 30 हो तो आप उसको लार्ज कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये वाला भी सही नहीं है। तो इसीलिए आपके तीनों सही नहीं है, तो none of the pairs is correct। आंसर is going to be option number D। Consider the following statements regarding type 1 and type 2 errors। A type 1 error occurs when the researcher rejects a true null hypothesis। तो पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगर आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो आपका टाइप 1 एरर जो है वो यहाँ पे कमिट हो जाता है। Probability of committing a type 2 error is denoted by alpha। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों, ये वाला फटाफट से सोचकर बताओ सही है कि नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी इज बीटा, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी इज अल्फा। तो ये वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। Increasing the significance level while keeping other factors constant will decrease the probability of a type 2 error। तो बिल्कुल जी, अल्फा और बीटा का रिलेशन यहाँ पे हमें इनवर्स देखने को मिलता है। अगर आप अल्फा को बढ़ा रहे हैं तो बीटा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। 1 and 3 are correct, so correct answer is going to be option number B। Only 2 statements are correct। Consider the following pairs R square, the proportion of variance explained by the model। So R square की हम बात करते हैं, this is popularly referred to as your coefficient of determination। और coefficient of determination आपको यही डिटरमाइन करता है कि कितना परसेंट वेरिएशन जो है वो मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन्ड है। और 1 माइनस आर स्क्वायर आपका coefficient of नॉन डिटर्मिनेशन या एलियनेशन बन जाता है, विच एक्सप्लेन्स कि कितना परसेंट वेरिएंस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो पहला वाला तो सही है। स्लोप चेंज इन y फॉर पर यूनिट चेंज इन x। तो y में कितना चेंज आ रहा है, x में चेंज आने एक यूनिट x में चेंज आने के बाद। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y डिपेंड्स ऑन x। अब x में आप चेंज करेंगे, y में कितना चेंज आएगा, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर स्लोप। इसको आप b से डिनोट बेसिकली करते हैं। रेजिडुअल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड x एंड प्रेडिक्टेड x। देखो x की जो वैल्यू है उसको तो आप यहाँ पे, x जो है बेसिकली इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो y की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे हो। y की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है आप उसको रेजिडुअल एरर का नाम यहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे x की जगह आपके पास y आना चाहिए था, तो इसीलिए थर्ड वाला जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। 1 and 2 are correct, so only 2 pairs, option number B would be the correct answer। Given below are two statements। The normal distribution is a discrete probability distribution। The central limit theorem states that distribution of sample means approaches a normal distribution as the sample size increases regardless of the shape of the population distribution। तो अगर स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट नहीं है। और इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर जैसे ही आपका यहाँ पे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे ही आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी तरफ अप्रोच करता है, रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा भी हो। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही है, 1 गलत है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटिस्टिकल टेस्ट के नाम दे रखे हैं। Mann-Whitney U test assumes ordinal or continuous data। Kruskal-Wallis H test requires normal distribution of data। Spearman's rho measures monotonic relationship between two variables। तो मैन विटनी यू टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डिनल और कॉन्टिन्यूस डाटा की जो अजम्पशन है वो बिल्कुल वर्क करती है, तो इसीलिए 1 तो आपका सही है। इसके बाद है क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट। तो क्रुस्कल वालिस एच टेस्ट के अंदर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन नहीं चाहिए होता, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। और थर्ड वाले की बात करें स्पीयरमैन्स रो या स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो यहाँ पे आप मेजर कर रहे होते हैं, you have to measure the strength and direction of the monotonic relationship between two variables। monotonic relationship वो relationship है आपका जो consistently increase कर रहा है या decrease कर रहा है, जरूरी नहीं है कि linear हो। तो ये वाला relation स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में यहाँ पे रहता है, तो आपका 1 और 3 वाले सही है।
और यहाँ पे आपका सेकंड वाला गलत हो रहा है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स. Consider the following statements with reference to skewness. In a positively skewed distribution, the value of the mean is maximum and that of the mode least. The median lies in between the two. तो आइए बनाते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड. तो अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉजिटिवली स्क्यूड जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके का प्यारे दोस्तों जो है वो बनने वाला है. इसकी राइट में आपको टेल देखने को मिलेगी. जो आपका मीन है वो यहाँ कहीं लाई करेगा. जो आपका मोड है वो तो आपका हाईएस्ट पॉइंट ही होगा जी यहाँ पर. और मीडियन जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा. तो इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो वैल्यू ऑफ द मीन जो है वो सबसे ज्यादा है और मोड जो है उसकी वैल्यू आपकी सबसे कम है. आप एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है उसको देखेंगे तो जो मीन का वैल्यू आ रहा होगा सबसे ज्यादा आ रहा होगा, मोड का वैल्यू सबसे कम आ रहा होगा, मीडियन दोनों के बीच में. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है. इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा. इसमें अब कहानी उल्टी हो जाएगी. आपका मोड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ द मोड जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है. आपका जो मीन है वो कहीं सेंटर में आ रहा होगा, मीन की वैल्यू कम है और मीडियन इन दोनों के बीच में आ रहा होगा. Value of the mode is maximum, mean least, and the median lies in between the two. Second statement is also correct, बिल्कुल सही है. So correct answer is going to be option number B. Both 1 and 2 are correct. Which of the following is incorrect in context to coefficient of skewness? तो coefficient of skewness आप मेजर करते हैं. आपके पास यहाँ पे फॉर्मूलाज अगर आप देखेंगे तो एक तो बाउली वाला फॉर्मूला दे रखा है और पियर्सन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको दे रखा है. तो बाउली जो है वो क्वार्टाइल्स के माध्यम से मेजर करते हैं और पियर्सन जो है वो मीन मीडियन मोड के माध्यम से मेजर करते हैं आपके स्क्यूनेस को. तो बाउली का जो फॉर्मूला है, इट इज क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन डिवाइडेड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन. तो ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है एज पर बाउली. ये वाला बिल्कुल सही है. सेकेंड की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सेम चल रहा है बट डिनोमिनेटर में क्यू थ्री प्लस क्यू वन कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है. पियर्सन स्क्यूनेस की बात करेंगे तो इट इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आप मोड की बजाय इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं यूजिंग योर इंपिरिकल रिलेशन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा लिख देते हैं तो आपका फॉर्मूला ये डी ऑप्शन वाला यहाँ पे बन जाएगा. तो सी, डी और ए बिल्कुल सही है. बी आपका इनकरेक्ट है, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following pairs is not correctly matched? Category of correlation, range of positive degree. Low correlation 0 to plus 0.24, moderate plus 0.25 to plus 0.75, perfect plus 1 and above, high plus 0.75 to plus 0.99. तो यहां पे अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखेंगे, यू वुड ऑलरेडी नो, अगर आपने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, कि इसका जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में लाई करता है. +1 इज द परफेक्ट पॉजिटिव, -1 इज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. तो 1 से ऊपर तो जा नहीं सकता. बट इफ यू टेक अ लुक एट ऑप्शन नंबर सी, इट इज सेइंग +1 एंड अबव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो ये वाला तो करेक्टली मैच नहीं है. करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा. The average marks of 100 students were 40. Later, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. According to the correct marks, the correct average marks will be. तो 100 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 40 है. तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज 40 इज इक्वल टू एवरेज व्हिच इज 100. तो इनका सम कितना हो गया? 40 इंटू 100, 4000 यहाँ पे सम हो गया. अब इसमें हमने गलती कर दी है कि एक स्कोर था 53 का, हमने उसे 83 पढ़ लिया. तो हमने 83 यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 83 गलत ऐड हो चुका है, उसको माइनस करना है. 53 सही था, अब उसको ऐड करते हैं तो प्लस 53 कर देते हैं. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 3970. तो 3970 आपका करेक्ट सम है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आपका सेम ही रहने वाला है, 100 ही रहने वाला है. तो 3970 डिवाइडेड बाय 100 की अगर आप बात करेंगे, सो 39.7 जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगा आंसर. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. Now we have the question, which of the following is not a use of the chi-square test? इनमें से chi-square test का कौन सा यूज नहीं है? Testing the significance of correlation coefficient, testing homogeneity of the population, test of goodness of fit, testing the significance of association between two attributes. तो chi-square test की अगर हम बात करें तो इनमें से सभी इसके यूजेस हैं except testing the significance of correlation coefficient. सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा.
Next we have research conducted to identify the characteristics of a group is termed as experimental research, diagnostic research, exploratory research और descriptive research. तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो यहाँ पे हम कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं. कोई डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ डायग्नोस करने की, किसी चीज का कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई नए टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एक ग्रुप को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे किसी ग्रुप की बाइंग हैबिट्स को, उसकी इनकम को, एज को. तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के दायरे में आ जाएंगे. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आई होप आज के सेशन से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा. आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और ऐसे और सेशंस के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. एवर स्टडी क्लासेस के ऐप पे आप हमारे ढेर सारे कोर्सेज को चेकआउट भी कर सकते हो. कोई क्वेरी है तो आप रीच आउट कर सकते हो. हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे दिख रही हैं. We'll meet again in the next session. Till then, goodbye, take care, all the best.